आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मैथिली भाषा का विभिन्न नाम। जिस भाषा को आज हम मैथिली बोल रहे हैं उसको क्या हमेशा से मैथिली बोला गया है? नहीं। उस भाषा का क्या क्या नाम है? तो उस भाषा का नाम जो है उसको कभी अभट्ट भी बोला गया है, कभी मिथिला भाषा अपभ्रंश बोला गया है, कभी तिरहुत बोला गया है, देसिल बैना बोला गया है, तिरहुतिया बोला गया है। ये सब जो मैथिली का विभिन्न विभिन्न नाम है उसी को हम लोग डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं, जो कब इसको किस नाम से बोला गया है और किसने इसको क्या नाम दिया है। तो चलिए पढ़ते हैं मैथिली भाषा का विभिन्न नाम। मिथिलाक लोकवाणी हेतु मैथिली शब्द प्रयोग बड़ नवीन थिक। तो ये लाइन में लेखक कह रहे जो मिथिला का जो लोकवाणी है उसके लिए मैथिली नाम बहुत नया है। सर्वप्रथम एकर प्रयोग कल कोलब्रुक 1801 ईस्वी में। 1801 ईस्वी में मैथिली शब्द का यूज हुआ है मिथिला की भाषा के लिए। तो ये याद रखना जो कोलब्रुक साहब ने 1801 ईस्वी में मिथिला के भाषा को मैथिली कहा। तो मैथिली शब्द जो सबसे पहले यूज हुआ है वो 1801 ईस्वी में हुआ है, उससे पहले मैथिली शब्द नहीं था। परंतु एही नाम के प्रसिद्ध करबाक श्रेय मैथिली भाषा साहित्यक आदि उन्नायक ग्रियसन महोदय के छनि। लेकिन कोलब्रुक साहब ने तो 1801 में मिथिला की भाषा को मैथिली कह दिया, लेकिन इसको प्रसिद्धि करवाने का काम जो है ग्रियसन महोदय ने किया है। ये है अही से पूर्व अल्फा बेटम ब्राह्मणिकम में तिरहुतिया शब्दक प्रयोग भेल छल, जे रोमन लिपि में तिरहुतियेना लिखल गेल छल। तो मिथिला के भाषा को मैथिली जो कोलब्रुक साहब ने पहली बार बोला और ग्रियसन साहब ने उसको प्रसिद्धि दिलवाया, उससे पहले इस भाषा को तिरहुतिया नाम से जाना जाता था। भाषा हेतु तिरहुतिया शब्दक प्रयोग निश्चय भ्रामक छल। भाषा मिथिला के भाषा के लिए तिरहुतिया शब्द जो था ना कंफ्यूज करने वाला था, क्योंकि तिरहुतिया का प्रयोग तिरहुत में रहने वाले लोगों के अर्थ में होइत अछि। क्योंकि तिरहुतिया शब्द में क्या लग रहा है, जो तिरहुत में रहने वाला आदमी, तिरहुतिया शब्द से कोई भाषा हमको नहीं लग रहा। एवं तिरहुतक अर्थ होइत अछि मिथिलाक्षर। अब तिरहुता और मिथिला का जो लिपि है मैथिली भाषा का जो लिपि है उसको तिरहुता लिपि भी कहते हैं या मिथिलाक्षर भी कहते हैं। आजकल तो मैथिली हम लोग देवनागरी लिपि में लिख रहे हैं, जो अभी जो यहाँ लिखा है ये तो देवनागरी लिपि में मैथिली लिखा हुआ है। मैथिली का जो प्राचीन लिपि है वो तिरहुता लिपि है, जिसको मिथिलाक्षर भी कहते हैं। ये इस लाइन में कहना चाह रहा है। और मैथिली के प्राचीन लिपि का नाम क्या है, मिथिलाक्षर या तिरहुता। और तिरहुतिया अगर उस भाषा को कह दिए तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था, क्योंकि तिरहुतिया तो जो वहाँ पर तिरहुत में रहने वाला आदमी है उसको निरूपित कर रहा था। तो तिरहुतिया भाषा के लिए यूज करना थोड़ा सा गलत लग रहा था। यही दुर्गानाथ झा श्री कह रहे हैं। तो इस पैराग्राफ से हमको पता चला है जो मिथिला की भाषा को मैथिली सबसे पहले किसने कहा, उसको प्रसिद्धि किसने दिलवाया, मिथिला की भाषा को मैथिली बोलने से पहले क्या बोला जाता था, तिरहुता बोला जाता था। अब हम कुछ और पुराने नाम को पढ़ने जा रहे हैं। मिथिला के और भी मैथिली के लिए और कौन कौन सा नाम दिया गया है उसको पढ़ने जा रहे हैं। भाषा हेतु मैथिली शब्दक प्रयोग आब बड़ व्यापक भऽ गेल अछि, परंतु एही शताब्दीक दू चरण धरि कतिपय विद्वान एकरा हेतु मिथिला भाषाक प्रयोग करैत छलाह। आज तो हम मैथिली शब्द बहुत ही व्यापक हो गया है भाषा के अर्थ में, लेकिन इससे पहले इसके लिए क्या होता था, मिथिला भाषाक, इसको मैथिली न कह के मिथिला भाषाक कहते थे। जैसे कविश्व चंदा झा मैथिली रामायण नहीं मिथिला भाषा रामायण लिखने छथि, और महामहोपाध्याय मुकुंद झा बख्शी मिथिला भाषा में इतिहासक रचना केने छथिन। तो इन्होंने इसको कविश्व चंदा झा और मुकुंद झा मैथिली भाषा का रामायण नहीं लिखे हैं या मैथिली का इतिहास नहीं लिखे हैं, उन्होंने मिथिला भाषा का इतिहास लिखा है।
तो जिसको आज मैथिली करें उसी को पहले मिथिला भाषा भी कहते थे। ये बात एक आ गया, नया कहानी, इसमें नया ट्विस्ट आया है, जो मैथिली को मिथिला भाषा कहते थे। मिथिला भाषा अब शब्द कहाँ से आया उसके बारे में पढ़ते हैं। मिथिला भाषा मिथिला अपभ्रंश भाषा के संक्षिप्त रूप थी। मिथिला भाषा कहाँ से आया? मिथिला अपभ्रंश भाषा के संक्षिप्त रूप थी। इस संक्षिप्तता उच्चारण सौलभक हेतु मध्यक अपभ्रंश शब्द के लुप्त को निष्पन्न भेल। तो मिथिला भाषा जो शब्द है वो आया है मिथिला अपभ्रंश भाषा से। अपभ्रंश बीच से हट गया तो मिथिला भाषा केवल बचा। कवि कोकिल विद्यापति जाही भाषा में अपन पदावलीक रचना कल ताही भाषा के लोचन स्पष्ट रूप से मिथिला अपभ्रंश भाषा कहने छथि। यही है। तो चंदा झा उसको मिथिला भाषा बोले, उससे पहले लोचन जो है मिथिला अपभ्रंश भाषा बोला है। तो मिथिला अपभ्रंश भाषा का ही संक्षिप्त रूप है मिथिला भाषा। क्योंकि लोचन जो है एक लेखक है, लोचन विद्वान आदमी थे, उन्होंने विद्यापति की भाषा को क्या भाषा दिया है? मिथिला अपभ्रंश भाषा। तो एक और मैथिली का ही एक और नाम हो गया मिथिला अपभ्रंश भाषा। मैथिली का एक और नाम हो गया तिरहुत भाषा। ये सब लोग समझ गए। मैथिली का नाम तिरहुतिया, उसी के बाद मिथिला भाषा, मिथिला अपभ्रंश भाषा। अब विद्यापति जिस भाषा में पदावली को लिखे हैं उसको लोचन तो मिथिला अपभ्रंश भाषा बोले, लेकिन विद्यापति खुद उस भाषा को क्या नाम दिए हैं ये हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। परंतु स्वयं विद्यापति एकरा मिथिला अपभ्रंश नहीं लिखी, देसी बोली और अभटक संज्ञा देने छथि। विद्यापति अपनी पदावली की भाषा को देसी बोली या अभट बोल रहे हैं, वो उन्होंने मिथिला अपभ्रंश भाषा नाम नहीं दिया। जैसे इन्होंने लिखा है देसी बैना सब जन मिठा तय सन जपो अभट्टा, और ज्योतिश्वर ठाकुर सिंह बन रत्नाकर भाट वर्णन में जाही छो प्रमुख भारतीय भाषा के उल्लेख कल ताही में संस्कृत और प्राकृतिक पश्चात अभट्टिक स्थान अछि। तो विद्यापति और बन रत्नाकर के लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर ने अभट्ट भाषा का नाम दिया है, मिथिला की भाषा को अभट्ट भाषा का नाम दिया है। तो विद्यापति ने उसको अभट्ट कहा है। विद्यापति ने इसको दो नाम से बोला है, देसी बोली और अभट्ट। ज्योतिश्वर ठाकुर ने इसको क्या नाम दिया? अभट्ट। ये ज्योतिश्वर ठाकुर ने इसे अभट्ट बोला है। ये ज्योतिश्वर ठाकुर के एक सेंटेंस से पता चल रहा है, जो प्राकृत अभट्ट पेशाची सौर सेनी मागधी छौ भाषा तत्वज्ञ, ये सेंटेंस से पता चला है। जो ज्योतिश्वर ठाकुर अभट्ट को एक अलग भाषा मान रहे थे, इसी के आधार पर विद्वान लोग बोले जो बन रत्नाकर के लेखक ज्योतिश्वर ठाकुर ने मिथिला की भाषा को अभट्ट बोला है। देसिल बैना सब जन मिठा तय सन जपो अभट्टा, इस सेंटेंस के आधार पर विद्वान लोग बोल रहे हैं जो विद्यापति ने मिथिला की भाषा को मिथिला अपभ्रंश भाषा नहीं बोल के देसी बोली या अभट्ट का नाम दिया है। अब ये अभट्ट कहां से आया? अभट्ट शब्द के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अभट्ट अपभ्रष्टक रूपांतर थिक और अपभ्रष्ट अथवा अपभ्रंश भाषा के देसी बोली कहल गेल अछि। अभट्ट जो शब्द आया, अभट्ट शब्द कहां से आया? अपभ्रष्ट का रूपांतरण है। श्रीपति अपन प्राकृत पैंगलमक टीका में लिखने छथि। जो ये जो अभट्ट है, जो अपभ्रष्टक रूपांतर है, ये प्राकृत पैंगलम एक किताब है। ये बहुत ही बहुत पुराना किताब है भाषा के शब्द के लिए। मैथिली के जब आप लोग पढ़िएगा, मैथिली भाषा के आदि स्रोत के लिए प्राचीन सोर्स में प्राकृत पैंगलम का भी नाम आता है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो उसमें ये दिया गया जो प्राकृत पैंगलम जो किताब है उसमें अभट्ट नाम दिया है। जो अभट्ट जो है अभ्रष्टक का ही रूपांतरित है। परंतु एते ध्यातव्य जे ज्योतिश्वर ठाकुर अभट्टक मागधी और सौरसेनी से पृथक चर्चा केने छथि, ते अभट्टक तात्पर्य हुनका लेल होइत अछि मिथिला अपभ्रंश। इस लाइन में यह कह रहे ज्योतिश्वर ठाकुर जो है मिथिला अपभ्रंश को ही अभट्ट कहे हैं।
विद्यापति तो स्पष्ट रूपे तत्कालीन मिथिला देशी बोली की अभटक संज्ञा देने छथि। तो हम लोग इसमें क्या क्या पढ़े, जो विद्यापति ने मिथिला की भाषा को अभट और देशी बोली बोला है, ज्योतिरेश्वर ठाकुर ने इसे अभट बोला है, और लोचन जो है मिथिला अपभ्रंश भाषा बोले हैं, चंदा झा मिथिला भाषा बोले हैं, मुकुंद झा बख्शी इसको मिथिला भाषा बोले हैं। मैथिली कॉलब्रुक ने सबसे पहले 1801 में बोला, जिसको ग्रियर्सन साहब ने फेमस किया। उससे पहले एक था अल्फा बेटम ब्राह्मणिकम, 1781 में इसको तिरहुतिया नाम दिया गया। तो इस तरीके से हम लोग मैथिली के विभिन्न नाम को पढ़ लिए। धन्यवाद।